मेरे पति दूसरे देश में रहकर काम करते हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा उनकी गैर मौजूदगी महसूस करती हूँ। मैं रात भर वीडियो देखती रहती थी, जिसके बाद मेरा उनसे मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन हमारे बीच की ये दूरी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अपनी उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँ। फिर एक दिन मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का। उसकी उम्र मात्र 22 साल है, लेकिन अपने शरीर की वजह से वह एक 28 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लगता है। जिम जाने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ही मजबूत और फिट रहती है। एक रोज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने देवर को ही अपने मन की बात बताऊं कि मेरी भी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो मेरे पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। मेरी हर रात बेचैनी में कटती थी और अब तो मेरी हालत बिन पानी मछली जैसी होती जा रही थी। सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था। एक रोज मैं किचन में खड़े होकर अंग्रेजी फिल्म देख रही थी और 2 उंगलियों से तभी मेरा देवर किचन में आ गया और मुझे ये करते देख लिया। मैं उसे देखकर शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन किचन में आते ही उसने भी। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मेघा है और मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए ही थे कि मेरे पति को नौकरी के लिए वापस विदेश जाना था। हमारी शादी को इतना कम समय हुआ था कि अभी तक मेरे कोई अरमान पूरे नहीं हो पाए थे। मैंने अपने पति की मौजूदगी को ढंग से महसूस भी नहीं कर पाया था। हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद उसे उसके पति का प्यार मिले और उसका पति उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, पर मेरे पति तो शादी के 2 महीने बाद ही मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मेरी शादी 33 साल की उम्र में हुई थी, हालांकि मुझे 14 साल की उम्र से ही शादी की ख्वाहिशें होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जिन्हें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है। स्कूल में भी हम सारे दोस्त एक दूसरे को ऐसी वीडियो दिखाया करते थे, लेकिन उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था और इसी वजह से मेरी शादी करने की ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही थी। सच कहूँ तो मैं कोई बहुत खूबसूरत लड़की नहीं हूँ और यही वजह है कि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था वह मुझे नापसंद करके चला जाता था। मेरे दिल में शादी के अरमान बढ़ते जा रहे थे, पर मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं करता था। काफी सालों तक तलाश करने के बाद मेरे माँ बाप को एक रिश्ता मिला था और उन्होंने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। लड़के की माँ को शादी की जल्दी थी और मुझे उनसे भी ज्यादा जल्दी थी, इसीलिए 15 दिनों के अंदर हमारी शादी करवा दी गई। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने जो सपने देखे थे वह सब पूरे होने वाले थे। लेकिन मेरी यह खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि शादी के 1 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मेरे पति दूसरे देश में रहकर नौकरी करते हैं। वह वहाँ पर एक में काम करते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं और अभी वह इतने पैसे भी नहीं कमा पाते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं। वह शादी के लिए 1-2 महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे और जब मुझे पता चला कि कुछ दिनों में वह वापस जाने वाले हैं तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और यह बात सुनते ही मैं रोने लगी थी। मैंने गुस्से में उनसे पूछा, अगर आपको दूसरे देश में रहकर नौकरी करनी थी तो आपने शादी क्यों की? अब आप मुझसे कह रहे हो कि आप 1-2 साल में एक बार घर आते हो, तो ये सारी बातें आपने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पति ने जवाब दिया, मेघा अभी मेरे भाई बहन बहुत छोटे हैं और जब तक मेरे भाई बहन अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक इस घर को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने यहाँ भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मुझे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि मैं घर का खर्चा चला सकूं, इसीलिए मैं विदेश चला गया और वहाँ मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि तुम्हें या मेरे घर वालों को किसी को भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए और ना ही मुझे पैसों का कोई लालच है, आप बस मुझे अपने साथ ले चलो। उन्होंने जवाब दिया, मेघा यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरे पास अपना कोई घर नहीं है और मैं जो भी कमाई करता हूँ उतने रुपए में वहाँ पर एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगी। हम 5-10 लोग एक कमरे में रहते हैं ताकि हम अपना किराया बचा सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने परिवारों के पास भेज सके। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी शादी को लेकर जिस तरह के ख्वाब देखे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था और अब मुझे ये जुदाई भी बर्दाश्त करनी थी। कभी कभी मुझे अपने पति पर शक भी होता था, क्योंकि वह मुझसे कभी खुलकर बात नहीं करते थे और ना ही अपनी मुश्किलों के बारे में मुझे कुछ बताते थे। मेरे पति ने शादी अपने घर वालों की ख्वाहिश पर की थी ताकि उनके घर का काम करने के लिए एक फ्री की नौकरानी मिल जाए। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद भी उस इंसान पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुझे छोड़कर विदेश चला गया। उनके जाने के बाद मैं फिर से अपनी तन्हाई में गुम हो गई थी। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं अपने पति के साथ बिताए उन लम्हों को याद करती रहती थी। सारा दिन तो घर के कामों में निकल जाता था, लेकिन रात गुजारना मुश्किल हो जाता था। पति से भी ज्यादा बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वह भी अपने कामों में लगे रहते थे। वह रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए वीडियो कॉल करते थे और उसमें भी अपने परिवार के बारे में ही पूछते रहते थे। मैं उनसे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं था। मेरी सास और
और बाकी घर वाले भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे। मैं दिन भर बस घर के कामों में ही लगी रहती थी। मेरे ससुराल में बस मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। मेरी सास जल्दी सो जाती थी और उनके सो जाने के बाद मैं और देवर जी बैठकर ढेर सारी बातें किया करते थे। हम दोनों खाना भी साथ ही खाते थे। मेरा देवर एक हसीन और खूबसूरत लड़का था जो सारी रात मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी क्योंकि मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल ही नहीं रहा था। एक शादीशुदा औरत आधी रात में कॉलेज के किस्से सुनने के लिए नहीं बैठी होती है, पर वह औरत कर भी क्या सकती है जब उसका पति ही उसे छोड़कर विदेश चला जाता है। कुछ देर बाद देवर जी अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही मैं अपने फोन में अंग्रेजी फिल्में देखने लगी। उस फिल्म में काफी बोल्ड सीन थे और फिल्म देखते देखते ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था जो मैंने रात को देखा था। मैं काम तो कर रही थी पर मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वह सारे सीन फिर से देखूं और इसीलिए हर चीज से बेखबर होकर मैं अपने फोन में वह फिल्म देखने लग गई। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो देवर जी खड़े थे और मेरे पीछे खड़े होकर वह भी उस वीडियो को देख रहे थे। उन्हें देखते ही मैं घबरा गई, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की और बोले, भाभी अगर सब्जी बन गई हो तो रोटियां भी बना लो क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने तुरंत मोबाइल बंद किया और रोटियां बनाने लगी, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मेरे लिए बदलने लगा था। पहले वह बिना पूछे मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन अब कभी भी मेरे कमरे में चला आता था। एक दिन वह मुझसे बोला, भाभी आज शाम की चाय मैं आपके कमरे में ही पीऊंगा क्योंकि बरामदे में बहुत सर्दी लगने लगी है। सर्दियों में मेरी सास ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और कमरे में ही खाना पानी भी मंगा लिया करती थी। सास को खाना देने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि देवर जी मेरा मोबाइल चेक कर रहे हैं। उसने मेरे प्राइवेट फोल्डर में जाकर वह सारी वीडियो देख ली थी जो मैं अक्सर रात को देखा करती थी और वह ये जान गया था कि मैं किस तरह की फिल्में देखती हूँ। मुझे उसकी यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह कौन है होता है मेरा फोन चेक करने वाला, और उसे यह अधिकार किसने दिया? मैंने उसे चाय पकड़ा दी और अपना फोन उसके हाथों से छुड़ा लिया। चाय पीते हुए मेरे देवर ने मुझसे पूछा, भाभी आपको किस तरह की फिल्में देखना पसंद है? उसके सवाल पर मैं थोड़ा हिचकिचा गई थी। फिर मैंने कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वह बोला, अरे बताए तो आपको एक्शन फिल्में पसंद है या फिर रोमांटिक फिल्में पसंद है? मैं उस वक्त बहुत शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि उसने मेरे मोबाइल में सब देख लिया था, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब मैं चुप हो गई तो वो बोला, मुझे रोमांटिक फिल्में ज्यादा पसंद है और अगर अंग्रेजी फिल्म हो तब तो मजा ही आ जाता है। अंग्रेजी फिल्मों का नाम सुनते ही मैं उसकी तरफ गौर से देखने लगी तो वह हंसने लगा और बोला, अरे भाभी आप मुझे अपना अच्छा दोस्त समझ सकती हो, आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहोगी तो हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। मैं समझता हूँ कि भैया ने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर आप मेरी पत्नी होती तो मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाता। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी। मैंने उससे कहा, अब आप अपने कमरे में जाओ, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसने तुरंत अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से भाभी भाभी आवाज लगाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई और बिना दरवाजा खटखटा उसके कमरे में चली गई। जब मैं उसके कमरे में गई तो वह अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था और एक बटन हाथ में लेकर खड़ा था। मुझे देखकर वह बोला, भाभी जरा इधर आइए, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज इसे जल्दी से लगा दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैंने अपने कमरे से सुई धागा लिया और उसकी बटन लगाने लग गई, पर उस वक्त वह मुझे बड़े गौर से देख रहा था, वजह से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और मैं सांस लेना भी भूल गई थी। कुछ देर बाद उसका हाथ मेरे सिर पर गया और वह मेरे बाल सहलाने लगा। मैं अचानक से डर के पीछे हो गई तो वह बोला, अरे भाभी आप इतना डर क्यों रही हो? मैं तो बस आपके बाल ठीक कर रहा था। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बटन लगाकर वापस अपने कमरे में आ गई। अब मुझे अपने देवर के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते थे, इसलिए मैं उससे दूरी बनाने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी की नजरें टकटकी लगाकर मेरी ओर देख रही हैं और इसी एहसास की वजह से मैं गहरी नींद से उठकर बैठ गई। उठते ही मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, तो फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? मैं उठकर अपने कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी मेरी नज़र उस खिड़की पर पड़ी जो हमेशा बंद रहती थी लेकिन आज खुली हुई है। मैं ये देखकर हैरान हो गई थी कि इस खिड़की को तो मैं कभी नहीं खोलती हूँ, फिर आज ये कैसे खुली है? अब मुझे डर लगने लगा था, इसीलिए मैं उठकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके पास ही लेट गई, मगर वह इतने ज्यादा खर्राटे भर रही थी कि मुझे वहाँ नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे सोने के लिए एक शांत जगह चाहिए होती है। दूसरी सुबह जब हम सब नाश्ता कर रहे थे तभी मेरा देवर मुझसे बोला, भाभी आपको
भाई की बहुत याद आती होगी ना। मैंने जवाब दिया, जाहिर सी बात है वह मुझसे दूर है तो मुझे उनकी याद आएगी। तभी मेरा देवर हंसते हुए बोला, तब तो आपको रात में नींद भी नहीं आती होगी और आप करवटें ही बदलती रहती होगी। उसकी बातें सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा, तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो, दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। उसी रात मैंने देवर से कहा, आप रोज रात में मुझे क्यों देखते हैं, ये कैसी बेशर्मी है। मेरी बात पर उसने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी आप सोते हुए बहुत क्यूट लगती है। उसका ये जवाब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मी से कर दूंगी। मुझे लगा था कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज रात तो हद ही हो गई। जब आधी रात की तरफ मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। मैंने खोलकर देखा तो वहां पर मेरा देवर था। उसे देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैंने कड़कती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह बोला, भाभी अब अगर आप कमरा खोल के सोगी तो ऐसा ही होगा ना, और वैसे भी तुम्हारे पति तो यहाँ रहते नहीं है तो किसी को क्या ही पता चलेगा। इससे पहले मैं उसे कुछ कह पाती उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और अपने हाथों से मेरा मुंह बंद करते हुए बोला, दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है और तुमने ये दरवाजा मेरे लिए ही खोल कर रखा था और अब तुम मुझे अक्ल दिखा रही हो। सुबह से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी और मैं सुनता रहूंगा। अपने देवर का ये रूप देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैं तो उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी। एक ही रात में उस इंसान ने मेरी जिंदगी तार तार कर दी थी। मैं रोती रही, गिड़गिड़ा रही, लेकिन उस जालिम इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना काम खत्म किया और वापस जाने लगा, पर थोड़ी ही देर में पलटकर बोला, अगर दोबारा कभी मन करे तो मुझे बता देना, और हाँ, दोबारा मुझसे उस लहजे में बात मत करना। अगले दिन मैं बिना किसी से कुछ कहे अपने मायके आ गई। मैंने सोचा कि कल रात जो भी हुआ है वह सारी बातें अपने को बता दूंगी। उसी दिन मेरी एक दोस्त आरजू मुझसे मिलने आई और मैंने अपने मन की सारी पीड़ा उसे बता दी तो वह बोली, नहीं मेघा, अब तुम अपने पति को कुछ मत बताना क्योंकि वह अपने भाई पर शक न करके उल्टा तुम पर ही शक करेगा। और यह बात भी सच है कि देवर को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। अब वह जमाना नहीं रह गया है, आजकल सबसे सतर्क रहने की जरूरत है। मेरी दोस्त ने मुझे ये भी कहा था कि अब तुम अपने पति से बात करो और उनसे बोलो कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाएं। उसकी राय के हिसाब से मैंने अपने पति को फोन किया और उनसे कहा, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगे तो मैं तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात सुनी और मुझे भी अपने साथ ले गए। वहां मुझे टीचर की छोटी सी नौकरी मिल गई। मैंने अपने पति के साथ मिलकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और वापस आने का इरादा ही छोड़ दिया। पापा के गुजर जाने के बाद माँ बहुत उदास रहने लगी थी। मैं अक्सर उन्हें हंसाने की कोशिश करती थी लेकिन उनकी उदासी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि हमारे मोहल्ले के एक अंकल अक्सर हमारे घर आते जाते थे। मैं जब भी कॉलेज से वापस आती थी वह मम्मी के कमरे से बाहर निकल रहे होते थे। मैंने मम्मी से भी पूछा कि राजीव अंकल हमारे घर क्या करने आते हैं, पर उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। एक दिन कॉलेज से वापस आने के बाद मैंने देखा कि राजीव अंकल पसीने से भीगे हुए मेरे घर से निकल रहे थे और मेरी मम्मी भी सूट सही करती हुई बाहर आ रही थी। यह सब देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मेरे घर से निकल जाने के बाद घर में क्या होता है। एक दिन मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि अंदर। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। रात होने वाली थी और मोहल्ले में हलचल काम हो चुकी थी। सुनैना आंटी अपनी बालकनी में बैठकर अपने पुराने समय को याद कर रही थी। पति की मौत के बाद उनके लिए जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम बन चुकी थी। उनकी दुनिया सिर्फ उनकी बेटी आस्था तक सीमित थी। आस्था अपनी माँ की परेशानी अच्छी तरह समझती थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ की मदद भी करती थी, लेकिन अपनी माँ के चेहरे की उदासी आस्था को परेशान कर देती थी। आस्था अपनी माँ को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त के साथ सब सही नहीं होता बल्कि सब खत्म हो जाता है। उसी तरह सुनैना की जिंदगी का खालीपन भी उसे अंदर से खाए जा रहा था, पर उन दोनों माँ बेटी की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। मोहल्ले के एक सज्जन व्यक्ति राजीव अक्सर उन दोनों का हालचाल लेने आते थे। राजीव अंकल की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वह भी अकेले ही रहते थे। वह सुनैना आंटी की हर संभव मदद करने की कोशिश करते थे, कभी राशन ला देते थे तो कभी घर के और छोटे मोटे काम कर देते थे। उनकी बातें सुनैना आंटी को सुकून पहुंचाती थी। एक रोज जब आस्था कॉलेज गई हुई थी तो राजीव अंकल ने सुनैना आंटी से कहा, सुनैना जी, मैं जानता हूँ कि आप पर कितनी जिम्मेदारियां हैं, आप हमेशा खुद को भूलकर दूसरों के बारे में सोचती है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपको भी खुश रहने का हक है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। सुनैना राजीव को ही देख रही थी। उसे राजीव की आंखों में प्यार और अपनापन दिखाई दे रहा था, पर उसने बहुत ही उदास मन से जवाब दिया, राजीव, मैं सिर्फ अपनी खुशी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। मेरी एक बेटी भी है जो अब मेरी दुनिया बन चुकी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूंगी
लगी जिससे उसको बुरा लगे। राजीव ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से जवाब दिया, अगर आप चाहती हैं कि आपकी दुनिया खुश रहे तो आपको भी खुश रहना होगा। आस्था कभी नहीं चाहेगी कि उसकी माँ परेशान रहे, इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आस्था खुश रहे तो आपको भी खुश रहना होगा। उस दिन की बातचीत के बाद उन दोनों के बीच विश्वास का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। राजीव का हर छोटे मोटे कामों में उन दोनों का साथ देना सुनैना के मन को छूने लगा था। धीरे धीरे सुनैना ने यह महसूस किया था कि उसकी उदासी कम हो रही है। एक दिन आस्था ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या आपको नहीं लगता कि राजीव अंकल आपको चाहने लगे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको अपनी जिंदगी को एक दूसरा मौका देना चाहिए और अपनी इस दोस्ती को एक नया नाम देना चाहिए। आस्था की बात सुनकर सुनैना चौंक गई और वह बोली, यह क्या कह रही हो आस्था? अगर मैं इस उम्र में शादी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? आस्था ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। अगर हम अपनी जिंदगी लोगों के हिसाब से जीने लग जाएंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको भी खुश रहने का हक है और आपकी यह खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता। राजीव अंकल की आंखों में मैंने आपके लिए प्यार देखा है। आस्था की बात सुनकर सुनैना के मन में भी एक हलचल सी हो गई थी। वह सोच रही थी कि क्या सच में मुझे अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देना चाहिए। कुछ दिनों बाद वह अंकल फिर से सुनैना के घर आए तो सुनैना ने झिझक हुए उनसे पूछा, राजीव जी क्या आप सच में सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में खुशी वापस लौट सकती है? राजीव ने उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया, सुनैना जी आपको खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी है। अगर आप खुश नहीं रहना चाहोगी तो मैं कुछ भी करके आपको खुशियां नहीं दे सकूंगा, मैं तो बस आपका साथ देना चाहता हूं। धीरे धीरे सुनैना और राजीव का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। अब मोहल्ले वाले भी इस रिश्ते को लेकर सवाल उठाने लगे थे, इसीलिए कुछ महीनों बाद सुनैना और राजीव ने एक साधारण से समारोह में अपने इस रिश्ते को सामाजिक कर दिया। राजीव के आते ही सुनैना की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई थी। आस्था ने पहली बार अपनी मां को दिल से मुस्कुराते हुए देखा था और यह महसूस किया था कि प्यार और समर्थन किसी भी उम्र में एक नई शुरुआत दे सकते हैं। शादी के बाद सुनैना और राजीव ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की शुरुआत की। आस्था भी ये देखकर खुश थी कि आखिरकार उसकी मां ने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है, लेकिन यह नई शुरुआत इतनी भी आसान नहीं थी। सुनैना अब भी कभी कभी अपनी पुरानी यादों में वापस चली जाती थी, अपने पहले पति के साथ बिताए पल, उनकी हंसी और उनका प्यार, यह सब उसके जहन से निकला ही नहीं था। एक रात वह खिड़की के पास खड़ी आसमान की ओर देख रही थी, तभी राजीव कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि सुनैना की आंखों में आंसू है। वह धीरे से उसके पास आए और बोले, क्या हुआ सुनैना? सुनैना ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, राजीव जी मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने अतीत को पूरी तरह भूल नहीं पाई हूँ। क्या ये गलत है? राजीव जी ने उसकी ओर बड़ी प्यार से देखा, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, सुनैना प्यार का मतलब किसी को भुलाना नहीं होता है। तुमने अपने अतीत में जो भी पाया है वह तुम्हारा हिस्सा है और हमेशा ही रहेगा, और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम अपने अतीत को पूरी तरह भूल जाओ, लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुम उस अतीत की वजह से अपने भविष्य को उदासी के अंधकार में धकेल दो। हम अपने भविष्य को भी सुंदर बना सकते हैं ना सुनैना जीव की यह सारी बातें सुनकर सुनैना की आंखें नम हो गई थी। आस्था भी इस रिश्ते की गहराई को समझने लगी थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जानती हूँ कि आपके दिल से पापा की यादें कभी भी नहीं निकलेंगी, लेकिन आप राजीव अंकल एक दूसरा मौका देकर तो देखिए। सुनैना ने आस्था को गले लगा लिया और बोली, आस्था तू तो बहुत समझदार हो गई है मेरी बच्ची, तू सब समझती है कि तेरी माँ के दिल में क्या चल रहा है। आस्था मुस्कुराकर बोली, माँ मैं सब समझती हूँ और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं देखती हूँ कि राजीव अंकल ने आपको जो अपनापन दिया है किसी के नसीब में नहीं होता है। अब सुनैना और राजीव को आस्था के भविष्य की भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि आस्था के कॉलेज का अंतिम साल चल रहा था और वह अपनी पढ़ाई में भी बहुत मेहनत कर रही थी। राजीव ने सुनैना से कहा, हमें आस्था के लिए एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजीव ने आस्था से कहा, आस्था मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी मां की बहुत चिंता रहती है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मेरी है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें अपने और अपनी मां के सारे सपने पूरे करने हैं और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। आस्था ने बड़े ही प्यार से राजीव की ओर देखा और उन्हें पहली बार पापा कहकर बुलाया। आस्था के मुंह से पापा शब्द सुनकर राजीव की आंखें नम हो गई थी। समय बीतता गया, सुनैना और राजीव के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। एक दिन सुनैना ने राजीव से कहा, राजीव जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे दूसरा मौका देगी। आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है और मेरी जिंदगी को फिर से सुंदर बना लिया है। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनैना खुशी हमारे आसपास ही रहती है, हमें बस इसकी तलाश करनी होती है, और तुम्हारे साथ तो मेरा हर दिन खूबसूरत बन गया है। धीरे धीरे आस्था ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी करने लग गई। राजीव और सुनैना ने अपनी जिंदगी में प्यार और अपनापन के साथ हर मुश्किल को पार किया। प्यार और स्नेह का स्पर्श किसी भी टूटे दिल को जोड़ सकता है और उसे फिर से खुशियों से भर सकता है। राजीव और सुनैना की जिंदगी
जिंदगी फिर से एक नई राह पर चल पड़ी थी। उनके प्यार, अपनापन और समझदारी ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाया था, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद उनके रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके रिश्ते को परखने का मौका दिया। मोहल्ले में कुछ लोग उनकी शादी से खुश नहीं थे, कुछ पड़ोसी तो अक्सर उन्हें ताने मारते रहते थे। एक दिन बाजार में सुनैना की एक पड़ोसन ने उसे रोक लिया और कहने लगी, सुनैना जी, आपको बुढ़ापे में शादी करने की कौन सी जरूरत है? महसूस हुई थी अब तो आपकी बेटी शादी लायक हो चुकी है और आप अभी तक उसके लिए बाप ढूंढ रही हो। सुनैना को ये बात बहुत चुभ गई थी। घर लौटने पर उसने राजीव से बात की और बोली, राजीव जी, मुझे लगता है कि हमारी शादी से आस्था की जिंदगी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। आपको नहीं पता है कि लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। राजीव ने एक गहरी सांस ली और सुनैना का हाथ पकड़कर कहा, सुनैना, हमने यह फैसला अपने दिल और समझदारी से आस्था को ध्यान में रख कर लिया था। लोग तो कुछ न कुछ बातें करते ही रहेंगे, लेकिन हमें लोगों की बातों से टूटना नहीं है। मैंने आस्था की आंखों में देखा है कि उसे हमारे इस रिश्ते से कोई भी परेशानी नहीं है। वह तो हमेशा से चाहती थी कि उसकी माँ फिर से जिंदगी जीने लग जाए। आस्था ने अपनी माँ और राजीव अंकल को बातचीत करते हुए सुन लिया था। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, आप किन लोगों की बातों की वजह से उदास रही हो? जब हम उदास रहते थे क्या तब ये लोग हमारे दुख में शामिल होने आए थे? शायद नहीं। तो फिर आप उन लोग की बातों से क्यों दुखी हो रही हो? अगर मुझे आपकी शादी से परेशानी होती तो मैं आपको सामने से बोल देती, और मैं हमेशा से चाहती थी कि आप खुश रहो, और अब जब आप खुश रहती हो तो मैं भी बेफिक्र रहती हूँ। सुनैना ने आस्था से कहा, आस्था, तू सच में मेरी ताकत है, लेकिन मैं तुझे कभी किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहती। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे परेशानी तब होती अगर मैं आपके इस रिश्ते को मना कर देती, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे साथ हैं। कुछ दिनों बाद राजीव अचानक से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी सेहत बहुत कमजोर हो गई है और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इस खबर ने सुनैना को अंदर तक तोड़ दिया था। उसने फैसला किया कि अब वह हर वक्त राजीव के साथ ही रहेगी। एक दिन राजीव ने सुनैना से कहा, सुनैना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बोझ आए। सुनैना ने रोते हुए कहा, राजीव जी, आप मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि आप तो मेरी जिंदगी का एक मजबूत सहारा है। इस रिश्ते में हमने साथ जीने और हर मुश्किल का सामना करने की कस्में खाई हैं। इसी समय आस्था ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नई नौकरी के प्रस्ताव को कुछ समय के लिए टाल दिया ताकि वह अपने मम्मी पापा की देखभाल कर सके। उसने राजीव से कहा, पापा, अब मेरी बारी है। आपने मुझे और माँ दोनों को संभाला है और अब मैं आप दोनों का सहारा बनूंगी। राजीव ने आस्था को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे पापा कहकर जो सम्मान दिया है वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा इस सम्मान के लायक बना रहूं। आस्था अपने मम्मी पापा की देखभाल करती रही और धीरे धीरे राजीव की सेहत में सुधार भी आने लगा। इस कठिनाई के दौरान उन तीनों का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। राजीव ने महसूस किया था कि सुनैना के बिना का जीवन अधूरा सा रहता है। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठा था तो राजीव ने कहा, ये जिंदगी अक्सर हमारा इम्तिहान लेती है, लेकिन प्यार और साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, और यह बात तुम दोनों ने मुझे सिखाई है। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, और हमने आपसे ये सीखा है कि जिंदगी में खुशियाँ किसी भी उम्र में मिल सकती है, बस हमें कभी खुशियों की तलाश बंद नहीं करनी चाहिए। पापा के ठीक होने के बाद आस्था ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन की और अपनी माँ और राजीव को खुश होने का एक नया मौका दिया। धीरे धीरे राजीव की सेहत बेहतर होती जा रही थी और आस्था भी अपने काम में नए नए मुकाम हासिल कर रही थी। एक शाम राजीव और सुनैना साथ बैठे हुए थे। राजीव ने सुनैना से कहा, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला है। सुनैना ने उनके हाथों को थाम हुए कहा, राजीव जी, आपने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आपने मेरा पूरा जीवन संवार दिया है। ये रिश्ता मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और मैं खुश हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना का फैसला लिया। कुछ महीने बाद आस्था की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। ऑफिस में ही उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई, जो एक बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान था। समय के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। एक दिन आस्था ने अपनी माँ और पापा के सामने अभिषेक का जिक्र करते हुए कहा, माँ, पापा, अभिषेक मेरे लिए बहुत खास है और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी उससे मिले। सुनैना और राजीव ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। वो दोनों आस्था के लिए बहुत खुश थे, लेकिन भावुक भी थे, क्योंकि उनकी बेटी अब अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने वाली थी। कुछ दिनों बाद अभिषेक आस्था के परिवार से मिलने आया। उसकी शालीनता और शांत स्वभाव ने राजीव और सुनैना का दिल जीत लिया था। अभिषेक ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, मैं आस्था के लिए एक अच्छा जीवन साथी बनने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके परिवार को अपना परिवार मानूंगा। आस्था और अभिषेक की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और कुछ दिनों बाद उन दोनों की भी शादी हो गई। शादी के दिन जब सुनैना ने आस्था को तैयार होते देखा तो उसकी आंखें भर आई थी। उसने आस्था को गले लगाते हुए कहा, तूने मुझे हमेशा गर्व महसूस कराया है और आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो तुम्हारा सम्मान करता है और तुमसे प्यार भी करता है। तुम दोनों हमेशा साथ रहना और खुश रहना। मैं तेरे पापा हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे। और अब तो अभिषेक भी है। कुछ इसी तरह राजीव और सुनैना, अभिषेक और आस्था एक दूसरे के हो गए।